हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएस पीओ प्री जो आप लोगों का कल से स्टार्ट होना है, उसमें आप लोगों को किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या आप लोगों का सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो एग्जाम में लेके जाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आप लोग एग्जाम में कोई डॉक्यूमेंट मिस कर देंगे जिसके वजह से अगर आपको एग्जाम देने का मौका ना मिले तो वो दिक्कत का बात है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या है जो एग्जाम में लेके जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो मस्ट है, बिकॉज अगर आप एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, लाइक आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गया जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी होता है, अगर आप वो लेके जाएंगे बट एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो दिक्कत का बात है ना। ठीक है, बिकॉज आपको एग्जाम देने का मौका अल्टीमेटली एडमिट कार्ड होने के बाद ही मिलेगा। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड तो मस्ट है, मस्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोग आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पूरी तरह से लीगल हो, वैलिड हो, वो आप लोग लेके जा सकते हैं। और इसका आप लोगों को ओरिजिनल प्लस जीरोक्स वो लेके जाना है। मतलब एक आप लोग जीरोक्स जो है वो फोटोकॉपी रख लीजिएगा और एक ओरिजिनल रख लीजिएगा। ठीक है ना, ओरिजिनल जो है वो वेरिफिकेशन में काम आता है। जो लोग भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तीसरा में आप लोगों को है जो 3 फोटो, जो आप लोगों का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है ना, पासपोर्ट साइज का। ठीक है, आप लोग 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ रख लीजिएगा। ऐसे जनरली होता क्या है ना, एक फोटोग्राफ जो है वो आप लोगों का एडमिट कार्ड पे पेस्ट करने के लिए बोलता है, तो आप लोग एक जो है वो पेस्ट करने के लिए लेके जाएगा, बाकी 2 एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहाँ पे आप लोगों से मांग लिया जाता है कि हाँ एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लोग लाए हैं तो उसको दे दीजिए। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ 2 एक्स्ट्रा फोटो लेके जाइएगा और एक जो है वो अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करके जाइएगा। एडमिट कार्ड पे फोटो पेस्ट करने के बाद वहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर जो आप लोगों को करने के लिए लिखा हुआ होता है, एडमिट कार्ड का जो आप लोगों का स्लॉट होता है ना, जहाँ पे आप लोगों को फोटो पेस्ट करना है, वहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर के बारे में लिखा हुआ रहेगा। बट प्लीज़ आप लोग खुद से घर पे सिग्नेचर करके नहीं जाइएगा। जब आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर बोला जाएगा इन्विजिलेटर्स के द्वारा, तो प्लीज़ वहाँ पर आप लोग उनके बोलने के बाद ही सिग्नेचर कीजिएगा। ठीक है, अब जो सबसे अहम मुद्दा है कि हाँ आप लोगों का सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए या सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है। ठीक है ना, और पेपर को आप लोगों को किस प्रकार, किस तरह से अप्रोच करना है, क्या किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो सेफ अटेम्प्ट का अगर आप लोगों का बात किया जाए तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाँ, जब तक आप लोगों का एग्जाम का पेपर आप लोगों के सामने ओपन नहीं होगा तब तक इस बात का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि हाँ एग्ज़ाम जो है वो ईजी होगा या तो मॉडरेट होगा या डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट यानी कि हार्ड। ठीक है, हार्ड। जब तक आपके सामने एग्जाम हो गए नहीं स्टार्ट, उस कंडीशन में कैसे आप पता कर सकते हैं कि हाँ आपका जो पेपर आने वाला है आपके शिफ्ट में, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, कैसे आप पता करेंगे कि हाँ भैया ये जो पेपर है हमारा इजी है, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट है। ठीक है, उस कंडीशन में जब आप लोगों के पास पेपर ओपन होगा, सबसे पहले पेपर को आप लोग एनालिसिस कीजिएगा। एक तरीके से इसे हम लोग कहते हैं रिव्यू करना, कि हाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भी सेक्शन ओपन हो पहले, लाइक अगर आपका मान लेते हैं कि पहले अगर इंग्लिश ओपन हो, ठीक है, या रीजनिंग ओपन हो, या आपका जो मैथ्स है यानी कि क्वांट अगर ये ओपन हो, तो सबसे पहले देख लेना है कि हाँ इसमें हम लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिला है। इंग्लिश में बात किया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। अटेम्प्ट इसलिए बिकॉज अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सेफ अटेम्प्ट है वो बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ना कि आप लोगों को इंग्लिश का सेक्शन आया, तो इंग्लिश में सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का आरसी आता है तो आरसी को पहले नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं पहले आरसी से शुरुआत हुआ तो आरसी को पहले देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 8 तक जो है वो आपका आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, उसको पहले नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ मान लेते हैं कि अगर आप लोगों का पैरा जंबल्स आ गया, जो पैरा जंबल्स होता है ना, मान लेते हैं कि अगर आपका पैरा जंबल्स आ गया तो क्या इसे अटेम्प्ट लेंगे? हाँ, इसे अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना है। उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैरा जंबल्स में जनरली लोग क्या गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि कोशिश उनका ये रहता है ना कि हाँ फर्स्ट से लेके मान लेते हैं कि अगर आपका 5 सेंटेंस गिवन है या 6 सेंटेंस गिवन है तो 1 2 5 या तो 6 पूरा सेंटेंस हम लोग निकाल देंगे। इस तरह की गलती नहीं करना है। मान लेते हैं कि अगर हमें पैरा जंबल का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मिल जाए, उसको आंसर करना है। फर्स्ट के बाद अगर हमें सेकंड मिल जाता है, सेकंड सेंटेंस, ठीक है ना, उसको आंसर करना है। और अगर थर्ड और फोर्थ नहीं मिलता है तो उसको छोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि हाँ उसके पीछे पड़े रहेंगे, हाँ भैया इसको हम आंसर करके जाएंगे। इस तरह की गलती नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के अगर मान लेते हैं कि आपको लास्ट सेंटेंस या तो 5th सेंटेंस जो है वो अगर मिलता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ लास्ट कुछ भी होगा यही होगा,
तो उस कंडीशन में बस उसको मार्क करना है, आंसर करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, प्लीज इस तरह का गलती मत कीजिएगा कि हाँ आप सारा का सारा जो सेंटेंस है उसको आंसर करने के चक्कर में फंस जाएं। मान लेते हैं कि इनकेस अगर आपका जो थर्ड और फोर्थ है वो गलत हो जाए, जिसका सीक्वेंस मान लेते हैं कि थर्ड की जगह फोर्थ और फोर्थ की जगह में थर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा ना। तो बिना मतलब का निगेटिव क्यों मारना? अभी निगेटिव कैसे होगा? अगर आपका एक्यूरेसी खराब होगा तो उस कंडीशन में निगेटिव जाएगा ना। एक्यूरेसी में आप लोगों का जो क्वेश्चन को आप लोग सही से नहीं किए हैं वो तो गलत हुआ ही, उसके वजह से जो आपका स्कोर बना था सही क्वेश्चन को सही आंसर करके, जिसको आपने एक्यूरेटली आंसर किया था, उसका भी जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा ना, तभी ना निगेटिव लगता है। ठीक है, तो इस तरह की गलती नहीं करना है। उसके बाद मान लेते हैं कि पैराजम्बल्स के बाद अगर आप लोगों को एरर्स वाला क्वेश्चंस अगर देखने को मिले तो हाँ वो वन लाइनर टाइप के होते हैं, ठीक है ना, उसको आप लोगों को आंसर करते हुए चलना है। उसमें भी प्लीज़ आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि हाँ एक्यूरेसी को बिल्कुल मतलब ध्यान में ना रखें और बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना कि हाँ इंग्लिश में हम लोगों को अगर मान लेते हैं कि हमारे पहले मतलब मान लेते हैं प्रीवियस हम लोगों ने किसी से सुना था कि हाँ इंग्लिश में अगर आप लोग 20+, 25+ नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा, तो इस तरह गलती प्लीज़ नहीं करना है। आपसे कितना हो पाएगा एक्यूरेटली, सही एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना, उसके चक्कर में रहिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो एग्जाम है वो खराब हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका रीजनिंग और मैथ्स बहुत ही अच्छा हो, उसमें आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लें, अच्छा आप लोग एक्यूरेसी के साथ अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, लेकिन इन केस अगर आपका इंग्लिश का ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में अगर कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हो पाए या आपका जो एक्यूरेसी है वो बर्बाद हो जाए, तो ओवरऑल जो आपका कट ऑफ है ना वो क्लियर करने में आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ क्लियर ही ना हो। ठीक है, तो इस तरह का गलती नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों का जो भी मैच द कॉलम टाइप के या समथिंग जो इक्का दुक्का आप लोगों का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के देखने को मिलते हैं ना, वो सब करने की कोशिश करना है। लास्ट में आप लोगों को जो है लास्ट में फिर आरसी को आप लोगों को करना है। आरसी में भी आप लोगों को टारगेट करना है कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को जहां दिखे उसे आरसी को पढ़ के कम से कम सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करना है। जरूरी नहीं है कि हाँ जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसका आप लोग डेटा जो है इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे आरसी पढ़ने के बाद, तो उसके चक्कर में नहीं रहेगा। बिना मतलब का गलत करने से क्या फायदा है ना, कट ऑफ आपका रुक जाएगा, तो क्या इतना तैयारी करने का फायदा। ठीक है, पेपर को कभी भी क्लियर करने का जो तरीका होता है ना वो स्मार्ट होता है, मतलब स्मार्ट अप्रोच से अगर आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तब जाके हो सकता है कि हाँ कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बावजूद भी आपका जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाए, आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ गलती नहीं कीजिएगा, बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा, समझदारी का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश के बाद। इंग्लिश के बाद अगर हम लोग चलें क्वांट सेक्शन के ऊपर, मान लेते हैं कि हम लोग अब बात करें क्वांट का, तो क्वांट में भी आप लोगों को किस तरीके से टारगेट करना है। अगर आप लोग के पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा तो इसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो रॉन्ग नंबर में फंस जाते हैं, तो रॉन्ग नंबर में जब आप लोग फंस जाते हैं तो क्या इसको पहले अटेम्प्ट लेना चाहिए? नहीं। दूसरी बात, रॉन्ग नंबर के सीक्वेंस को जो पैटर्न है उसका ना क्या, हाँ अगला पैटर्न क्या होगा, अगला सीक्वेंस क्या हो सकता है, इसको फाइंड आउट करने में होता क्या है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग ये होता है, समय ज़्यादा लग जाता है। तो उस कंडीशन में इस तरह गलती क्यों करना है कि हाँ जहाँ पे हमारा ज़्यादा समय लग रहा है उसके बावजूद भी सही होने या ना होने, सॉल्व होने या ना होने का कोई भरोसा नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको पहले क्यों अटेम्प्ट करना। हाँ, इसके जगह पे अगर आपका जो मिसिंग नंबर सीरीज है, अगर वो आ जाए तो उसको अटेम्प्ट लेना है। अब उसमें भी अगर मान लेते हैं कि 3 या 4 या 5 क्वेश्चन का अगर आप लोगों को मिसिंग नंबर सीरीज का सेट देखने को मिले तो सब के पीछे नहीं पड़ना है। 3 का पैटर्न अगर इजीली पता चल रहा है उसको, 3 का मतलब 3 मिसिंग नंबर के क्वेश्चन का आपको अगर पैटर्न जो है इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है कि हाँ ऐसा क्या पैटर्न है, ठीक है ना, अगला सीक्वेंस क्या होगा, उस कंडीशन में उसको फिर आंसर करना है, मार्क करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके बाद अगर आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इजी होता है, इसको आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसी बीच अगर आपका अर्थमेटिक देखने को मिल जाए तो अर्थमेटिक को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले डीआई देख लीजिए। आपका जो डीआई है वो ग्राफ के ऊपर या जो कैसेट डीआई है वो देखने को मिलेगा, उसमें भी सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि डीआई जो है वो डायरेक्ट डेटा का गिवन है या आप लोगों का मिसिंग डीआई है। उसमें भी डेटा जो है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है या थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव है। अगर मान लेते हैं कि अर्थमेटिक करने से पहले अगर आपका 3 से 4 मिनट में 3 मिनट में अगर एक डीआई का अगर 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाए या एक सेट कंप्लीट जो 5 क्वेश्चन का डीआई रहेगा वो बन जाएगा तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। तो इस चक्कर में अर्थमेटिक को करने से पहले आप लोग डीआई को फोकस कीजिएगा। डीआई को फोकस तभी कीजिएगा जब सबसे पहले आप लोगों को डीआई को पढ़ के ये पता चल जाए कि हाँ डीआई में जो डेटा गिवन है वो डायरेक्ट डेटा गिवन है, उसके बाद ज़्यादा कैलकुलेटिव है लेस कैलकुलेटिव है। अगर लेस कैलकुलेटिव रहेगा तो उस कंडीशन में उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है ना,
और मान लेते हैं कि अगर ज़्यादा आपका जो DI है वो टफ आ जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अर्थमेटिक को अप्रोच कीजिएगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके फिर DI पे मूव कीजिएगा। ताकि मान लेते हैं कि अर्थमेटिक में से आपका, मान लेते हैं कि अगर आपका अर्थमेटिक का 10 से 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो भी आ जाए, उसमें से अगर आप लोग 6 से 8 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्थमेटिक में इतने ज़्यादा होशियार रहते हैं, इतने ज़्यादा परमपुत्र रहते हैं, तेज रहते हैं, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कैसे स्टूडेंट्स हैं? वो लोग जो जनरली अर्थमेटिक को छोड़ के चलते हैं, या एग्जाम में अर्थमेटिक के अलावा जो भी टॉपिक्स आ जाएगा ना, सिर्फ उसके भरोसे, उसके बलबूते ही एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी कोशिश करना है कि हाँ 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम बना लें। मान लेते हैं कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी 2 क्वेश्चन बने, अगर आप लोग ज़्यादा अटेम्प्ट को अपने बढ़ा नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को बना के, तो फिर कैसे आपका जो है वो कट ऑफ क्लियर होगा। या मान लेते हैं कि अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ भले क्लियर हो जाए, ओवरऑल क्लियर कैसे होगा, दिक्कत होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वांट को सेक्शन को अप्रोच करना है। अप्रोक्सीमेशन का भी आपको में भी हो सकता है कि हाँ 4-5 क्वेश्चन ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, बट ज़्यादातर आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, एग्जाम का जो ट्रेंड है उसमें आप लोगों को या तो नंबर सीरीज दे देगा, नंबर सीरीज में मिसिंग या रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और साथ में DI और अर्थमेटिक देगा। इन केस मान लेते हैं कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दे, तो उस कंडीशन में आपका मिसिंग नंबर सीरीज की जगह जो अप्रॉक्स रहता है ये देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है वो आपका वेरिएशन रहेगा, ठीक है ना। शिफ्ट में भी वेरिएशन रहेगा और आपके पेपर में भी वेरिएशन रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो क्वांट में एक स्मार्ट अप्रोच बन सकता है। अगर मान लेते हैं कि पेपर थोड़ा सा इजी साइड पे रहे, तो उस कंडीशन में आप लोगों का 20+ तो पक्का हो जाएगा। 20+, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, 20+ ही हम लेके चल रहे हैं, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग भी है, उस सेक्शनल टाइमिंग में आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना होता है। दूसरी बात, मान लेते हैं कि ये तो ईजी साइड का हो गया, मान लेते हैं कि अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहे, उस कंडीशन में जो आपका अटेम्प्ट है वो कम से कम तो 12 से 17 के बीच में होना ही चाहिए। 12 से 17, या तो इसको अगर थोड़ा सा भी हम लोग कम करें तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर हो सके, एक अच्छा अटेम्प्ट जो है वो बन सके, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का अगर अटेम्प्ट का बात किया जाए एक्यूरेसी के साथ, तो कम से कम आप लोगों का टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ 15+ ही करेंगे, या 15 क्वेश्चन ही करेंगे, 12 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन एक्यूरेटली करेंगे, एक्यूरेसी के साथ करेंगे, सही सही करेंगे, ठीक है। जबरदस्ती का नंबर लाने के फेरा में नहीं रहेंगे, किसमें, इंग्लिश में। अब बात किया जाएगा रीजनिंग सेक्शन का। मान लेते हैं कि FSPO में आप लोगों को रीजनिंग का 5 पजल का सेट देखने को मिल जाए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो भी हो, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि पेपर का अगर शुरुआत आप लोगों का पजल से होगा, रीजनिंग है ना, मान लेते हैं कि पजल को पढ़ के अगर आप लोग उसको सही तरीके से सही टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए, तो अगर वो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ले लिया, एक क्वेश्चन को ही पजल को पढ़ के सॉल्व करने में अगर आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो गया, उसके बावजूद भी अगर वो पजल बन नहीं पाया, तो कितना दिक्कत का बात है ना। आप परेशान हो जाएंगे ना, आपका जो पेपर का बैलेंस है वो खराब हो जाएगा ना। ऊपर से जो क्वेश्चन उस शिफ्ट में, आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन उस पेपर में बनने वाले होंगे, उस पर भी आप लोगों का जो कमांड है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, लूज हो जाएगा, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा टाइम गवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पैनिक हो चुके हैं। उस कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाने की जरूरत है। स्मार्ट अप्रोच बस ये होगा कि पेपर में पजल को पहले नहीं कीजिएगा, चाहे कितना भी देखने में इजी पजल लगे, नहीं कीजिएगा। पजल को पहले वही लोग करें जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, अदरवाइज प्लीज़ मत कीजिएगा। जो लोग एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, वो लोग पेपर में पजल को पहले अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि पजल का शुरुआत आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही हो जाए, प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितना भी मिसलेनियस टाइप का आपका आता है, जिसमें आप लोगों का ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, स्लोगिज्म हो गया, इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा टारगेट रखिएगा ना कि कम से कम तो 8 से 10 मिनट में, कम से कम तो 8 से 10 मिनट में आप लोगों का 12 क्वेश्चन जो है वो कम से कम बन जाए। ये मैंने आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, बट पेपर में जब आप लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन को, जब आप लोग स्किप करते हैं, चेंज करते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, उस कंडीशन में थोड़ा सा जो है ना वो टाइम ले लेता है। दूसरी बात, जब आप लोग सबसे पहले देखिए कि हाँ हमारा पजल से स्टार्ट हुआ है, तो पजल के बाद जब आप लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे ना स्किप कर करके, उस कंडीशन में भी क्या होगा कि वो जो है वो आपका टाइम किल करेगा। चेंज होने में है ना, वो सर्वर इतना थोड़ा सा स्लो रहता है, ऊपर से माउस का वही हाल है ना, एकदम मतलब राम भरोसे टाइप का रहता है। उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो टाइम है किल करेगा। तो इस वजह से ही मैंने बोला कि अगर आपको 8 मिनट भी कम से कम लगता है
12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, तो वो एक सही टाइम है। 6 से 8 मिनट में टारगेट कीजिएगा कि हाँ 12 क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन? ये मिसलेनियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मिसलेनियस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर इसके बाद अगर मान लेते हैं बात किया जाए पजल्स का, कि अगर आप लोगों को पजल्स मिल जाए, ठीक है, जितना भी मिसलेनियस करेंगे उसके बाद अगर पजल्स मिल जाए तो उसमें भी आपको कोशिश करना है उन पजल्स को पहले सॉल्व करें जिसपे आपका कमांड जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा है। कोई तो ऐसा पजल होगा ना, लाइक वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का हो सकता है कि हाँ वन साइडेड वाला, उसके अलावा सर्कुलर वाला हो सकता है, या अनसर्टेन वाला हो सकता है, आपका फ्लोर बेस्ड पजल हो सकता है, मंथ बेस्ड पजल हो सकता है, ईयर बेस्ड पजल हो सकता है, वीक बेस्ड पजल हो सकता है, शेड्यूलिंग वाला हो सकता है। जो भी पजल पे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा है उन पजल्स के क्वेश्चंस को सबसे पहले टारगेट कीजिएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर आप लोग 5 पजल आए या 4 पजल आए, ज़्यादा चांस है 5 ही पजल देखने का, तो 5 पजल अगर मान लेते हैं कि इनकेस आपका आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 3 पजल जो है वो आपका पेपर में सॉल्व हो जाए, 3 पजल जो है वो आपका पेपर में सॉल्व हो जाए। इन केस अगर 3 ना भी हो पाए तो 2 तो पक्का सॉल्व कीजिएगा, और दूसरी बात उसको अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को मार्क करने का कोशिश कर लीजिएगा। अदरवाइज मान लेते हैं कि आपका पजल सॉल्व हो गया, पजल सॉल्व करने के बाद आप आंसर को सही तरीके से कंप्लीटली पजल के पूरे सेट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको अगर आप लोग कंप्लीटली आंसर ही नहीं कर पाए, मार्क नहीं कर पाए, तो बिना मतलब का पजल को सॉल्व करके फिर टाइम ही वेस्ट हुआ ना, आपका टाइम बर्बाद हुआ। तो वैसा क्यों करना, कोशिश कीजिए कि पजल को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करें, फास्ट सॉल्व करें। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन उस पजल से रिलेटेड है, उस पजल के आधार पर आपको जितना भी सवाल पूछा गया है उसको आप लोग आंसर कर दें, मार्क कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। मान लेते हैं कि इनकेस अगर आपका अच्छा रीजनिंग का अगर मान लेते हैं सेफ अटेम्प्ट का बात किया जाए, तो रीजनिंग में जो आप लोगों का सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए वो कितना भी हो तो कम से कम तो आप लोगों का 20+ मस्ट होना चाहिए। क्यों? रीजनिंग थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, और अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो रीजनिंग में स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, बशर्ते सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ आप लोगों को अटेम्प्ट किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। पजल को पहले करने का गलती मत कीजिएगा, पजल को पहले करने का ट्राई वही लोग कीजिएगा जिनका पजल सच में वाकई काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, प्रैक्टिस बहुत ही सॉलिड है, एकदम ज़बरदस्त, कि हाँ भैया हमको तुम पजल दे दो, कहीं से भी हम उसको सॉल्व कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो इजी लेवल का हो, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का हो, हम उसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कमांड पजल के ऊपर इस लेवल का है तभी कीजिएगा। अदरवाइज सबसे पहले मिसलेनियस को टारगेट कीजिए, मिसलेनियस में से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप लोग पजल पे स्विच कीजिए, मूव कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले कोशिश करना है कि हाँ पेपर को एक बार हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से रिव्यू कर लें कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो यही है हम लोगों का लास्ट मिनट टिप्स या एक स्ट्रेटेजी वीडियो कि हाँ पेपर को आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे, इसका जो एनालिसिस रहेगा ना कि हाँ एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या गुड अटेम्प्ट रह सकता है, नहीं रह सकता है, उसके ऊपर बात कर लेंगे, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स इस तरह का वीडियो का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसके ऊपर बात कर लेंगे। और एक बात आप लोगों को मैं इसी सेशन में बता दूं, मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, आईपीएस पीओ मेंस के लिए क्रिटिकल रीजनिंग का एक कंप्लीट जो सेशन हो गया, या समझ सकते हैं कि हाँ एक तरह का कंप्लीट कोर्स हो गया फ्री में यूट्यूब पर, मैं आप लोगों को कुछ दिन में करवाने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें हर एक टॉपिक को, जितना भी आप लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक्स है उसको हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि हाँ हर एक टॉपिक से हम लोग कम से कम तो 20 to 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। इतना काफ़ी रहेगा। मान लेते हैं कि अगर आपका मोटा मोटी हार्डली ऑन एन एवरेज 6 से 7 टॉपिक आप लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग का देखने को मिलता है, उसमें से अगर हम लोग पर टॉपिक 20 या 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन 100 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस जो है वो कर चुके होंगे। काफ़ी अच्छा नंबर है ये। अगर मान लेते हैं कितना अमाउंट में आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता है ना क्रिटिकल रीजनिंग का, तो काफ़ी अच्छा आप लोग का क्रिटिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच करना, अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो आप लोग उन सेशंस को, जो भी मैं सेशंस आप लोगों के लिए करवाने वाला हूँ, उस सेशंस को प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का काफ़ी भला होगा, फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रियली मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग एग्जाम को जाके अच्छे से अटेम्प्ट करें। आप लोग प्लीज़ रात में थोड़ा सा नींद वगैरह लेने की कोशिश करिएगा, जान के ज़बरदस्ती स्क्रीन वगैरह को आप लोग देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग फ़ोन वगैरह चलाएंगे तो उस कंडीशन में आप परेशान हो जाएंगे, माइंड जो है वो आपका थका हुआ रहेगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि आज रात में थोड़ा सा नींद अच्छे से लें, जल्दी सोने की कोशिश करें, पानी वगैरह थोड़ा सा आप लोग मतलब पीते रहिएगा कल एग्जाम के दौरान, या थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहिएगा, अदरवाइज आप लोगों का जो ब्रेन का फंक्शनिंग है ना वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, उसका जो पेस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है।
तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके का कोई भी गलती नहीं कीजिएगा और सोने का प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। वैसे मुझे पता है अच्छे से कि हाँ जनरली आप लोगों को नींद तो आएगा नहीं, बिकॉज जाहिर सी बात है कल एग्ज़ाम है, और जब भी एग्ज़ाम होता है तो उस कंडीशन में टेंशन जो है वो आसमान पे रहता है, सातवें आसमान पे रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग फिर भी कोशिश करें कि हाँ थोड़ा सा कल नींद जो है वो अच्छा लेके एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।